नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। देखिए, अब तक 3 चरणों में 282 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं गुजरात की सूरत सीट से भाजपा उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन तय हो चुका है। सोमवार को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हुआ, यानी कि आज सभी लोकसभा सीटों पर 62.67% मतदान हुआ है। अब तक के चुनाव में मत प्रतिशत चर्चा का बड़ा विषय रहा है। अब तक 3 चरणों का मतदान हो चुका है। पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71% और तीसरे चरण में 65.68% वोटिंग दर्ज की गई है। 2019 के मुकाबले तीनों चरणों में इस बार कम वोटिंग हुई है। चौथे दौर में जिन 96 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें 2019 में 69.12% मतदान हुआ था और 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर आज जो मतदान संपन्न हुआ है, इस चरण में कुल 1717 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। चलिए बहुत जल्दी से एक नजर डालते हैं 10 राज्यों के मतदान प्रतिशत पर। चौथे चरण का कुल मतदान 62.66% रहा। आंध्र प्रदेश में 25 सीटों के लिए 68.12% का मतदान हुआ। बिहार में 5 सीटों पर 55.62% का मतदान हुआ। झारखंड में 5 सीटों पर 63.35% का मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में 8 सीटों के लिए 68.30% का मतदान हुआ। महाराष्ट्र की 11 सीटों के लिए 52.63%, उड़ीसा की 4 सीट के लिए 63.85%, तेलंगाना की 17 सीटों पर 61.16%, उत्तर प्रदेश में 13 सीटों के लिए 57.39%, पश्चिम बंगाल में 8 सीटों के लिए 75.72% और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर 36.01% का मतदान हुआ। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर क्या मतदान का प्रतिशत है वो तो हमने देखा। चलिए चौथे चरण की हाई प्रोफाइल सीटें कौन सी हैं उस पर भी एक नजर डालते हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव, श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला, बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी, कृष्णनगर से महुआ मोइत्रा, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, कडप्पा से वाईएस शर्मिला। चलिए और अब आपको बताते हैं इन 10 राज्यों की 96 सीटों पर 2019 में कितना मतदान हुआ था। भाजपा ने 2019 में 42 सीटें यानी सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। वाईएसआरसीपी ने 22 सीटें जीती थी, टीआरएस ने 9, कांग्रेस ने 6, तृणमूल ने 4, टीडीपी ने 3, शिवसेना ने 2, एआईएमआईएम ने 2, बीजेड ने 2 और लोजपा, जदयू, एसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक-एक सीट मिली थी। तो देखिए, निश्चित तौर पर पिछले बार के आंकड़ों को यदि देखें और इस बार के आंकड़ों को भी समझने का प्रयास करें तो अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, चौथा चरण भी ये जो दिखा 2024 में मतदान का जो प्रतिशत था वो घटा हुआ आया। देखिए 62% पे हम करीब करीब गए हैं और 2019 में 69.12 गया था। तो लगातार एक ओवरऑल चौथे चरण तक हम एक काउंट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें तो मतदान का प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले कम ही हुआ है। खैर, अब जितना चौथा चरण हुआ, मुझे लगता है 282 सीटें पहले थीं
और 96 सीटें आप आज की लगा लीजिए, यानी 379 सीटें करीब ऐसी हैं जिस पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। और बाकी की जो सीटें बचती हैं, वैसे में एक बड़ा सवाल आएगा कि 400 पार कैसे भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि बाकी की जो सीटें होती हैं निश्चित तौर पर अभी 3 चरण और बाकी हैं और उसके बाद ये देखना होगा कि किस तरह से वोटिंग का परसेंटेज क्या बढ़ता है, क्योंकि 4 समीकरण 4 चौथे चरण तक तो ये परसेंटेज को हमने बढ़ता हुआ नहीं देखा है। सीधे चर्चा का भी रुख करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सज्जाद अहमद रैना हमारे साथ जुड़े हैं। सज्जाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुर्तजा मौसवी हमारे साथ जुड़े हैं। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए फरीद खान हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है रवि अरोड़ा। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सज्जाद अहमद रैना जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, जी मैम। सज्जाद अहमद रैना जी, एक बात मुझे यहाँ सबसे पहले पूछनी है। मुझे लगता है 10 राज्य और जो आज सीटें थी 96 यानी 96 सीटें, एक वोटिंग का ओवरऑल जो परसेंटेज आया पिछली बार की अपेक्षा वो थोड़ा सा कम ही है। इसका क्या एक वजह आप मानते हैं? पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी इसको क्या समझती है? एक तो वो, दूसरी चीज ये कि लगभग 379 सीट्स ऐसी हैं जिस पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। बाकी के 3 चरण हैं जो सीटें बचती हैं और 400 पार का नारा है। तो 379 में से मतलब मान लीजिए आप 300 तो पूरी निकालिए और जो बचती है उसमें से कुछ और लाइए, तब तो 400 होगा। लेकिन 379 जो हुआ, वोटिंग का परसेंटेज भी हुआ, जो मुद्दे भी हुए, बाकी जगह इंडिया ब्लॉक्स की भी सीटें थीं, जो कैंडिडेट थे, क्या लगता है आपको कि जो 379 पर मतदान पूरा अभी तक चारों चरणों का मिलाकर संपन्न हुआ, आप 300 पूरी निकाल पाएंगे? सबसे पहले मेरी तरफ से सबको आदाब, नमस्कार। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और अगर हम कश्मीर घाटी की बात करेंगे तो आज यहाँ पे मतदान हुआ है और पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार एक पीसफुल मतदान हुआ है। आप देखिए, पहली बार वोटर निकले हैं बिना खौफ के, बिना डर के। इसका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे वजीर आजम श्री मोदी जी का और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का और साथ में हमारे एलजी साहब का। आज आप देखिए, आज उस जगह वोट पड़े हैं जो कभी मिलिटेंसी के लिए हॉट ब्लड माने जाते थे, लेकिन आज वोटर निकला है, लोगों ने वोट किया है। और जो अमन आज कश्मीर में है, जो अमन 2019 के बाद यहाँ पे आया है, आप आज देखिए कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट का, कहीं भी ना कहीं पे स्टोन पेल्टिंग हुई, ना कहीं पे पथराव हुआ है। तो आज कश्मीर में जो अमन है, उस अमन ने दिखाया कि यहाँ का वोटर निकला। सुबह 7 बजे यहाँ का वोटर निकला और 6 बजे तक यहाँ मतदान हुआ है। और आज अगर आप मतदान की परसेंटेज देखें तो 37.0 के आसपास हुआ है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे होम मिनिस्टर साहब का, हमारे एलजी साहब का, जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि आज वोटर निकला है बिना खौफ के, बिना डर के, और उसने अपना वोट दिया है। चलिए, सीटें कितनी निकालेंगे? महत्वपूर्ण सवाल। 378 जैसे हमारा जो नारा है 400 पार, और जैसे अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे लोगों ने ठान लिया है, क्योंकि यहाँ मोदी जी के साथ लोग जुड़े हैं, यहाँ विकास के साथ लोग जुड़े हैं, क्योंकि जो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उस नारे के साथ यहाँ पे लोग जुड़े हैं। और आज आप देखिए, आज आपने एक एग्जाम्पल देखी, मैंने जैसे आपको कहा कि पहली बार हमारी इस वादी में पहली बार अमन के साथ इलेक्शन हुआ है और कहीं मतलब कहीं कोई वाक़ा नहीं हुआ, अनटूवर्ड नहीं हुआ है। तो मैं दोबारा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे गृह मंत्री साहब और हमारे एलजी साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसे पीसफुल यहाँ पे वोटिंग हुई आज। चलिए, ठीक है। एक सवाल और था, लेकिन बाद में आऊंगी आपके पास, क्योंकि वोटिंग परसेंट जो है वो काफी कम सा दिखा है जम्मू कश्मीर। है, ठीक है, एक सीट की बात थी, वापस इस पर चर्चा में लौटूंगी। मुर्तजा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है मैम। मुर्तजा जी, मुझे लगता है तेलंगाना की, जहां तक मैं बात करूं, 17 सीटों पे पूरी तरह से आज वोटिंग थी और 61.16% अभी तक आया है, जो 7 बजे तक का लगभग आंकड़ा है।
कुछ थोड़ा सा और बढ़ सकता है? कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि यही वो सीटें हैं जो 2019 में 42 की एक लीड लेके भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे पहुंची थी। तो इस बार कितनी उम्मीदें की जाए? मैं आपको तेलंगाना के ताल्लुक से तो एक बात बताऊंगा, आउट ऑफ 17 एक भी सीट जो है भाजपा को नहीं आ रही है। और यहाँ जो किशन रेड्डी साहब जो हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते हैं इसमें बीजेपी गवर्नमेंट में, वो खुद अपनी सीट लूज कर रहे हैं सिकंदराबाद से। हालात बहुत खराब है इनकी। और आप देखेंगे कि यही नहीं, अब जो मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं, आज जहां जहां भी पोलिंग हुई है वहां से एक ही चीज ये निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश में 11 सीट्स पे जो हुआ है मुकाबला, उसमें 8 से ज्यादा इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस आ रही है। बिहार में 5 के 5 हमारे को आ रहे हैं। और आप झारखंड के देखेंगे, वहां के भी 5 के 5 हमारे को आ रहे हैं। उड़ीसा में थोड़ा सा वो है। उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों के आसपास हमारे को आ रहे हैं। तो आप बताइए बचा क्या इनके पास? देखिए, ये आपने कहा, लेकिन हमें कोई बात नहीं, आप हिसाब करते रहिए ना, कोई बात नहीं। आपको ये आपको आजादी है, सोचने की आजादी, भाई साहब, कांग्रेस वो पार्टी है जो हुर्रियत के साथ खाना खाती थी। कांग्रेस वो पार्टी है जो हुर्रियत के साथ बैठ के दिल्ली में खाना खाती थी। आपने जो आप देखिए, आप बोलो काम हो चुका है। हम 4 जून के साथ बैठ के 1 मिनट झगड़ा मत कीजिए, अभी 4 ही चरण हुए सर। 1 मिनट। आप तो लोगों ने हर जगह नकारा है। आपकी पॉलिसी के तहत हमारे जवान यहाँ मरे, आपकी पॉलिसी के तहत हमारे छोटे बच्चे पेट के शिकार हो गए। आप ख्वाब देखिए, लेकिन आप वो लोग सज्जाद अहमद जी, 1 मिनट। 2019 में आप लीड लेकर आगे थे। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए सर। थोड़ा सा प्लीज, मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसको भी ध्यान रखिए। तो प्लीज मुझे बोलने दीजिए। हाँ मुर्तजा जी, मुझे बस एक बात का जवाब चाहिए। आपने तेलंगाना के दृष्टि से तो बताया और क्लियर कर दी चीजें, लेकिन मैं उन्हीं सीटों पर बात कर रही हूँ जो आज चौथे चरण की जो 96 सीट्स हैं। इन्हीं 96 का एक जो पूरा डेटा कलेक्ट किया है 2019 का, उसमें 42 सीटें सीधे भाजपा को गई थी और 22 सीटें VSRCP को गई थी। तो मुझे ये लगता है कि उस दृष्टि से यदि भाजपा ने लीड लिया था तो कितना डिफरेंस होगा, कितना चुनौती है, सवाल ये था मेरा। हाँ, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। हाँ। आंध्र प्रदेश की जो 25 सीट्स है, इसमें से 5 सीट कांग्रेस को आ रहे हैं और बचे 20 इसमें तेलुगु देशम है और YSRCP है। तो मेरा जहां तक ख्याल है YSRCP को 10 से 12 आएंगे, तेलुगु देशम को शायद 8 से 10 आएंगे। तो ये क्लियर है कि मतलब बीजेपी का तो कहीं भी वजूद है ही नहीं। साउथ इंडिया में जो या तो रीजनल पार्टीज है या फिर कांग्रेस पार्टी है। चलिए ठीक है, वापस आती हूँ दूसरे राउंड में, फिर पूछूंगी इससे जुड़े हुए समीकरण के बारे में। यश जी, मुझे लगता है बहुत एक ऐसी चर्चा है ये चौथे चरण की, बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि लगभग 378 आज की 282 सीट्स पहले, 96 आज, आप प्लस कर लीजिए, 378 सीट्स है जिस पर मतदान हो चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है कि 400 पार का नारा जो बीजेपी लेकर चली है, तो मुझे लगता है ये चरण है अपने आप में जो एक निर्णायक क्षण हम बोले तो गलत नहीं होगा। मैं मानती हूं 3 चरण और बचे हैं, इंपॉर्टेंट होंगे, 543 सीट्स मैटर करती हैं, लेकिन यहां से कितनी सीट्स निकाल पाएंगे या इंडिया ब्लॉक कितनी सीट्स यहां से निकाल पाएगा कि ये राह उनके 400 पार को रोक पाएगी? आज वोट करने से पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट जनता के बीच में बता दिया था कि अब केवल भाजपा 4 चरण दूर रह गई है, 4 कदम दूर रह गई है सत्ता से दूर होने के लिए। और ये 4 चरण में से एक चरण आज हो गया है। अब 3 चरण रह गए हैं जो सत्ता से बाहर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से वो काम करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सज्जाद भाई को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था वो बताते कि धारा 370 से जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा एक करने के भारतीय जनता पार्टी के दावे थे, तो वो विस्थापितों की संख्या बताते, कितने कश्मीरी पंडित कश्मीर में आ गए हैं, कितना अमन चैन आ गया है। अभी हमने देखा एक सेना के
शहीद हुए हैं, एक ट्रक पे हमला हुआ, पुलवामा के शहीदों को कितना सम्मान मिला, कितनी शहादत का बदला लिया, कौन लोग थे जो हमारे कश्मीर में घुस गए थे, और कश्मीरियों को जो बदनाम करने का काम। को कहना चाहूंगा भाई साहब, आप देख लीजिए ना, आपको कश्मीर का अमन क्यों नहीं भा रहा है? क्या आप कश्मीर को दोबारा 30 साल पीछे लेना चाहते हैं? सज्जाद भाई, मैं समझ सकता हूँ आपको बोलने का मौका कम मिलता होगा, मैं समझ सकता हूँ आपको बोलने का मौका कम मिलता होगा भारतीय जनता पार्टी में। एक मिनट, सवाल आप ही से है, सवाल आप ही से है, जवाब आप ही को देना है सज्जाद जी। ये एक बार कम से कम सबकी बात आ जाने दीजिए, कोई भी आपत्ति हो अपने समय में बोलिएगा। खाना खाए। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के साथ जो जुल्म किया है, जो 30 साल पहले आपने किया, लेकिन जब से मोदी जी, जब से धारा 370 टूटी, यहाँ पे यहाँ का हर एक व्यक्ति चैन से रह रहा है। यहाँ आज दुकानें 10:30 बजे बंद हो जाती है। यहाँ मेरा भाई सुबह काम को निकलता है, शाम को 10:30 बजे अमन के साथ वापस आता है। हम सिर्फ बात जम्मू कश्मीर की नहीं कर रहे, हम देश की आज चौथे चरण की 96 सीटों पर बात कर रहे हैं। प्लीज बात आने दीजिए पूरी। क्या आप चाहते हैं कि हुर्रियत के साथ बात की जाए? हम किसी ना हुर्रियत के साथ बात करेंगे, सर पहली बार बैठे हैं क्या चर्चा में? आप देखिए, मैंने बताया ना राखी जी, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। भाजपा में उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, आपने मौका दिया है वो पूरा इस्तेमाल पहली कर बार रहे हैं। बैठे हैं क्या सर? प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार। मैं वापस आ रही हूँ, आपको भी भरपूर समय मैंने दिया, हम दोबारा राउंड में आते, एक बार सबको मौका तो दीजिए बोलने का। ऐसे इंटरप्ट करेंगे वो आपको इंटरप्ट करेंगे, वो सार नहीं निकल पाएगा। महत्वपूर्ण चौथा चरण है ये, जिसमें से अब कुछ नहीं बचता सर। 545 में से 378 पर वोटिंग हो चुकी है, 167 बची है। महत्वपूर्ण सवाल है मेरा, कैसे आप लोग अपनी सीटों को ला पाएंगे? जी, मेरा वही उस पर आने दीजिए ना चर्चा को। और प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मुझे थ्रोट में इन्फेक्शन है, प्लीज मैं आप लोग को कोऑपरेट करती हूँ, थोड़ा कोऑपरेट करिए मेरे साथ भी प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। यश जी कंप्लीट। मेरी पूरी उम्मीद थी और पूरा विश्वास था कि सज्जाद भाई ये बताते कश्मीर को क्या मिला है, क्योंकि कश्मीर के नाम पे, धारा 370 के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कहा कि हर बूथ पे हम 370 वोट बढ़ाएंगे। तो लद्दाख, अगर लद्दाखी लोग 12 दिन तक खुले आसमान के नीचे हड़ताल पे थे, लद्दाख का जो सांसद है वो ये कह रहा है कि हमें वो नहीं मिला, 3 बार मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने जो चीजें रखी वो विश्वासघात लद्दाखियों के साथ हुआ है, तो कश्मीरियों को क्या मिला? और रेस्ट ऑफ इंडिया जो पूरे भारतवर्ष है, जो एक संविधान की जो बात करते थे, वो बाकी सबको क्या मिला? कितने लोगों को विस्थापित कर पाए? कितने कश्मीरी पंडित वापस आए? क्योंकि हम पैनल में बैठे हुए सब लोगों में सज्जाद भाई सबसे बेहतर आंकड़ा दे सकते थे, लेकिन वो तो हमें ही लांछन लगाने लगे, हमें ही आरोपी करने लगे। तो भाई आरोपी नहीं, आपने किया है तो आप आंकड़े बताइए, हम सबसे बेहतर आप बता सकते हैं, संख्या आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने कश्मीर में वो देखा, एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा लेकर के उस बलात्कारी के बचाव में जाके जेल में उसको माला पहनाते हैं और उसको तिरंगा लेकर के सम्मान देते हैं। तो हमें वो कश्मीर तो नहीं चाहिए सज्जाद भाई कि तिरंगे का अपमान किया जाए, बलात्कारियों के साथ खड़ी हो भारतीय जनता पार्टी और हम सम्मान करें। हाँ, हम उसको सम्मान जरूर दे सकते हैं कि अगर कश्मीरियों को कोई रोजगार मिल रहा हो, जैसे आपने कहा, और विस्थापितों को स्थान मिले, जिस तरीके से ढिंडोरा पीट के पूरी कश्मीरियों को बदनाम किया कि पत्थर मार के आपने सारे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया है, जो मुसलमानों को बदनाम किया कश्मीरियों के, हमें उससे आपत्ति है। ये भाईचारा जो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया, हमारे उससे आपत्ति है। हमें खुशहाली से कभी आपत्ति नहीं रही। वैष्णो देवी जाते हैं तो हमें कश्मीरी मिलते हैं, हम जब जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह तो हमें वहां के बाशिंदे मिलते हैं। तो हम सबके साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, हम भेदभाव नहीं बनाते। ये भारतीय जनता पार्टी है जो कश्मीर को छोड़ के सब जगह भगवा की बात करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो भगवा जो है वो हरे रंग का हो जाता है। ये गिरगिट की तरह जो रंग बदलने का काम है वो सज्जाद भाई भारतीय जनता पार्टी करती है। सवाल इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं। दूसरी बात राखी जी, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और चुनाव खत्म होने की कगार पे जैसे आपने बात करी, और ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा ही है। 12 मुख्यमंत्री के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी बनारस में आज रोड शो कर रहे हैं। वो 12 राज्यों में बता दें, मैं अगर अपनी पार्टी से तुलना करके बात करूं कि कोई एक्सप्रेस वे बता दें, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से तुलना करके बनाओ, 5 करोड़ पौधे किसी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में लगाए गए हों, 18 लाख लैपटॉप किसी बच्चे को बांटे गए हों, मेट्रो
रिकॉर्ड समय में चालू की गई हो, लोहिया आवास दिया गया हो जिसमें सोलर एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए लाइट का बिल नहीं आएगा, 2 लाख से ज्यादा की कीमत से मकान मिलेगा। तो ये सारी योजना, जनेश्वर मिश्र जैसा इंटरनेशनल पार्क, एशिया का सबसे बड़ा पार्क बना के दिया हो, गोमती रिवर व्यू बना करके दिया हो, तमाम ऐसे उदाहरण है। JPNIC जिसमें कन्वेंशन सेंटर है, बेटर पुलिसिंग के लिए पुलिस हेडक्वार्टर जो हमने अत्याधुनिक बनाया वो बना के दिया हो, मुख्यमंत्री कार्यालय जो हमने अत्याधुनिक बनाया। तुलना कीजिए ना विकास पे, क्यों गुमराह कर रहे हैं मंगलसूत्र के नाम पे, क्यों ओबीसी के आरक्षण में धर्म के नाम पे बात कर रहे हैं? आप दीजिए ना ओबीसी को आरक्षण, बताइए ना। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस रोड शो में तो पता है 27% आरक्षण ओबीसी को क्यों नहीं दे रहे? बातें विकास पे कीजिए, योजनाओं पे कीजिए, धरातल पे लोगों के चेहरे पे खुशहाली आए उस पे कीजिए। निराशा क्यों? वातावरण को दूषित क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कीचड़ की आवश्यकता है, उस कीचड़ में ही कमल खुलेगा, लेकिन हमें कीचड़ की आवश्यकता नहीं है, जनता को कीचड़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है यश जी, वापस आऊंगी। फरीद जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। फरीद जी, मुझे तो लगता है चौथे चरण में भी अच्छा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला, 75.72। किसी ने कमाल किया हो नहीं किया हो, पश्चिम बंगाल की जनता ने जरूर किया। और बड़ी उत्सुकता होगी मुझे 4 जून को पश्चिम बंगाल के जो मैं पूरे नतीजे देखूंगी कि आखिर पब्लिक ने जो वोट किया वो किस तरफ किया। ये बहुत बड़ा एक नतीजा देखने को मिलेगा क्योंकि वोटिंग का परसेंटेज बहुत आया है। खैर, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, आज जो बात हो रही है चौथे चरण को संपन्न होने के बाद, जिस तरह से पिछली बार के मुकाबले इस बार भी वोटिंग परसेंट कम आया है, सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, ओवरऑल की मैं बात कर रही हूं। तो ऐसे में अब जो सीटें बची हैं, क्या लगता है फरीद जी, 167 सीट्स बची हैं, बाकी पे इलेक्शन हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि 378 में से यदि भारतीय जनता पार्टी बाकी के 3 चरणों में 100 लेकर आती है, 300 यहां से लाती है, तो 400 होता है, 400 प्लस होता है। तो क्या इंडिया ब्लॉक या बाकी लोग जो स्टेट्स में अपनी स्ट्रेटजी में काम करके गए हैं, क्या वो महज 78 और 67 बस इतने पे आंकड़े पे ही पहुंच पाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले मैं बंगाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इतने जोश खरोश से बाहर निकल कर वोट डाला, और ये वोट ममता बनर्जी के लिए है, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ममता बनर्जी ने जनता के लिए जो काम किए हैं उसी का ये जवाब है। और दूसरी बात कि देश में फैसला हो चुका है, 378 सीटों पे चुनाव हो चुका है, देशवासियों ने फैसला कर दिया है। भाजपा अब सरकार में आने वाली नहीं है, अब वो नंबर बचाएगी, उसे कितने नंबर बचने वाले हैं। सज्जाद भाई कह रहे थे कश्मीर में वोट हुआ बहुत आसानी से, वो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इतने अच्छे से हुआ, इसका भी श्रेय वहां की जनता को जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक जुमला ना रह जाए, इसका मुझे डर लगता है, क्योंकि अगर ये 2019 में जिस तरह से पुलवामा में अटैक हुआ था, और आज तक अटैक कैसे हुआ, जो RDX कहां से आया, जो चौकियां जो 100 मीटर पर लगी रहती हैं वो कैसे हट गई, यहाँ तक उसका जवाब नहीं आया। और अगर इतनी आसानी से, इतनी शांति से हो गया है तो खुशी भी मुझे है, लेकिन साथ साथ गम भी है कि मेरे मणिपुर के भाई बहन लोग वहां पर इतने उदास क्यों बैठे हैं, वहां पर रोजाना आतंकी घटनाएं क्यों हो रही है, क्या वो हमारे देश का भाग नहीं है? खैर, हम अपने बंगाल की बात करते हुए बोलते हैं कि हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय को जितना भी श्रेय दिया जाए कम है, कि जो भी लोग, मैक्सिमम लोग निकल कर आ रहे हैं वोट देने के लिए, और उन्होंने वोट दिया, और आज की जो 8 सीटों पर चुनाव हुआ है वो 8 की 8 सीटें हम दे रहे हैं। और उसी तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश में भी मैक्सिमम सीटें इंडिया ग्रुप को आने वाली हैं, और मोदी जी का जाने का समय आ चुका है, आखिरी गिनती गिन रहे हैं, और उन्होंने खुद, इनके लोग भी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो जिस तरह की भाषा का गृह मंत्री जी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज क्लियर हो गई है, और देश की जनता भी जान गई है कि मोदी जी अब नहीं आने वाले हैं, अब इंडिया की सरकार दिल्ली में काबिज होने वाली है, देश अब खुश रहेगा, देश के लिए अब असल में अच्छे के दिन आने वाले। अच्छा, एक बात और है फरीद जी, काफी हाई प्रोफाइल सीटों की भी हमने जिक्र किया, उसमें से पश्चिम बंगाल भी एक था, आसनसोल की मैं बात करूं। दूसरी चीज, 2019 में सिर्फ 4 सीटें थी टीएमसी की लोकसभा में, तो इस बार ये चुनौती तो है, भले अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, लेकिन ओवरऑल सरकार तो देश की बनेगी ना। देखिए बिल्कुल, लेकिन लोगों ने देखा कि दीदी जो कहती है वो करती है। 2021 के बाद हम लक्की भंडार लेके आए, जो हर माँ बहन के घर में 500 रुपया महीना जाएगा। उसके बाद अभी दीदी ने कुछ दिन पहले उसको 1000 रुपया कर दिया, और जिस तरह से हमने लोगों को वादा किया है कि अगर इंडिया की सरकार आई तो वही 5000 रुपया महीना हो जाएगा, वही 10 सिलेंडर गैस के हम आपको फ्री में देंगे। बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो बच्चे फॉरेन में पढ़ने जा सके और स्टडी के लिए जाए, 25 लाख का लोन दिया जाएगा।
ये सारी स्कीमों का काम हो रहा है। दीदी ने जिस तरह से बच्चियों को स्कूल जाने के लिए कन्याश्री का इंतजाम किया, शादी ब्याह के लिए रूपश्री का इंतजाम किया, विधवा भत्ता, तमाम इस तरह की 64 स्कीमें हमारी चल रही हैं। उसी का जवाब हमारी महिलाएं, हमारी माएँ बहनें दे रही हैं। और वो जितनी भी महिलाएं निकल रही हैं, या जितने भी लोग बंगाल में बाहर आ रहे हैं, वो सिर्फ ममता बनर्जी के लिए आ रहे हैं, ना कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए। मोदी जी तो जब भी आते हैं बंगाल के लोगों का और बंगाली लोगों को बदनाम करने के लिए आते हैं, उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपशब्द बोलने के लिए आते हैं, जो बंगाल के लोग भरोसा नहीं करते हैं। आपने जिस तरह से देखा संदेश खाली की घटना, किस तरह से नए नए वीडियोस आ रहे हैं जो लोगों को पैसा दे देकर बताएगा कि तुम जाके बयान दो कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है, तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है। ये वीडियोस भी सामने आए हैं। ठीक है फरीद जी, बीच में रोकूंगी, वापस आती हूँ आपके पास। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा जी भी जुड़े हैं। रवि जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है मेरे पास। रवि जी, बहुत सीधा सा गणित है। देखिए, 4 चरण हो चुके हैं, 3 चरण और है। मैं हर चरण को महत्वपूर्ण मानती हूँ। कब कौन से चरण में क्या खेला हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 2019 से इस वक्त हम कंपेयर करके चले, वोटिंग के जो परसेंटेज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, पिछली बार की तुलना से कम है। मान लीजिए 62 अभी हम पहुंचे, पिछली बार 69 पॉइंट कुछ था इन सीटों पर। अभी तक जो बात हुई है, आज की जो चरण की बात हो रही है, तो एक तो वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है चरण दर चरण, एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप एक वजह मान सकते हैं? दूसरी चीज़ ये, किसी स्टेट में बहुत कम है, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा है, वहाँ की स्ट्रैटेजी काम करती होगी, वहाँ की जनता, वहाँ के जो समीकरण है वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन अब ये जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, 400 पार की जहाँ बात हुई है, और दावा इंडिया ब्लॉक का ये था 180 पे सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। 378 सीट्स का वोटिंग हो चुका है, 167 बची है। कितना एक आंकड़ा अभी तक के 4 चरण के बाद समझ सकते हैं? क्या लग रहा है आपको कि 400 पार को छू पाएगी भारतीय जनता पार्टी? थोड़ा सा सवाल मेरा होगा, आपको लग रहा होगा एकदम हिट कैसे कर सकते हैं, बट फिर भी क्योंकि हम 4 चरण के परसेंटेज देख चुके हैं, सारी चीजों को देख चुके हैं। बिल्कुल राकेश जी, एक बात समझने वाली है कि 4 चरण के इलेक्शन हो चुके हैं और 4 चरण में ये समझ आ चुका है कि वोट प्रतिशत बहुत कम रहा। इसमें क्या हम चुनाव आयोग की खामी समझे कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाया, या हम ये सोचे कि जो मोदी जी की गारंटी थी, लोगों ने सोच लिया कि मोदी जी आ रहे हैं तो वोट देने की जरूरत नहीं है। और अगर यही बात इसमें देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम वोट बैंक है, वो सड़क से निकला, उन्होंने वोट दिया। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहती है हमारा कैडर वोट है, वोट उसने दिया है, तो इसमें विपक्ष की नाकामी है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ देश को कि आज वोट प्रतिशत जो कम हुआ है, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा खेला मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि 4 जून को यह पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि विपक्ष के पास भी अभी फिलहाल कोई मजबूत चेहरा नहीं है, क्योंकि आज देश के अंदर हम वोट की हम बात करें, इलेक्शन की बात करते हैं, तो जो वोट हो रहे हैं एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन नहीं है, मोदी वर्सेस इंडी गठबंधन है। मतलब मोदी जी के रथ को रोकने के लिए पूरा इंडी गठबंधन है, क्योंकि सभी अलग अलग आइडियोलॉजी के नेता हैं, सभी अलग अलग आइडियोलॉजी के दल हैं। तो ऐसे में जैसे अब दिल्ली के अंदर ही जो है केजरीवाल और कांग्रेस का अलायंस हुआ, क्योंकि केजरीवाल ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका, न सिर्फ स्टेट से नहीं केंद्र से। तो विश्लेषण ही खराब हो गया हमारे ख्याल से। एनडी नाम से तो कोई गठबंधन नहीं, जैसे एनडी नाम से कोई गठबंधन नहीं है, एनडीए है, वैसे इंडिया गठबंधन। इंडी क्या है? इंडिया क्या बात करते हो? इंडिया की क्या बात करते हो? यहाँ इंडिया आपस में लड़ रही है जम्मू कश्मीर में। कभी मैडम, कभी पीडीपी को आप कहते हैं हमारे साथ है, यहाँ तो वो आपस में लड़ रहे हैं। एनडीए में दोनों हैं। 40 स्टोर जो आपने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है सज्जाद जी और यश जी, प्लीज वो विश्लेषक बोल तो नहीं रही और एनसी आपस में लड़ रही है। ठीक है, वो देंगे जवाब, देंगे जवाब। 1 मिनट प्लीज, गलत बात है। देखिए, मैंने रिक्वेस्ट किया था किसी चीज के लिए, ऐसे मत करिए। बना रहे की सरकारें जो, देखिए 2014 से पहले की सरकारें जो थी, वो कश्मीर के अंदर 370 आखिर लगाए ही क्यों गया देश में जब देश आजाद हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हटा दिया जाता है उसके बाद, बात समझिए, 2014 से पहले अलगाववादियों को बिरयानी खिलाता था पाकिस्तान,
और हिंदुस्तान उनको सुरक्षा मुहैया कराता रहा, जबकि टैक्स पेयर्स का पैसा था दिल्ली वालों का। मतलब देश के पैसे को और मोदी जी बिरयानी खाने के लिए जो है पाकिस्तान होके आते थे। अब राखी ये जी भी साहब, ये जी का चलिए आप सभी को मैं रोक रही हूँ, प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना है, प्लीज प्लीज नोक झोंक मत करिए, सीधे चर्चा पर वापस लौटेंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत फैक्ट पे हम अभी चले। 545 टोटल सीट्स होती हैं, 375 निकल चुका है, 167 बचा है। एक तरफ 400 पार का नारा है, आरोप में जाए तो आरोप में गठबंधन ने ये साफ तौर पर कहा 180 पे सिमट जाएंगे, किसी ने कहा 200 के अंदर ढेर हो जाएंगे, कोई कहता है 40 ही नहीं ला पाएंगे, हम इसे भी छोड़ते हैं। मोटा मोटा हिसाब यदि सीट्स के हिसाब से देखें, क्या ये राह अभी जिस हिसाब से हुआ है 4 चरण और बाकी के 3 बचे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई 378 से 3 पूरी निकाल ले भारतीय जनता पार्टी, 167 जो बची वहां से 100 निकाल ले, तो क्या गठबंधन के पास सिर्फ बची 145 ही जाएंगी? क्या इस तरह से देख रहे हैं इस इलेक्शन को? देखिए राखी जी, आपने अभी कहा कि 378 सीटों पर चुनाव हो गया है, आज चौथा चरण पूरा हो गया। वोट परसेंटेज की तरफ जाएंगी तो निश्चित रूप से वोट का परसेंटेज गिरा भी है। इसकी कई वजह हो सकती है। एक वजह तो ये भी हो सकता है कि मान लो गर्मी थी या कहीं कहीं बहुत सारी दिक्कतें थीं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि मतदाता बहुत सारे उतने ज़्यादा उत्साह में नहीं थे। एक वजह ये भी हो सकती है कि जो स्थिति 2019 में थी, जब एक तरह से राष्ट्रवाद तमाम चीज़ों को लेकर के पुलवामा हमले और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें, तो एक तरह से लोगों ने हो सकता खुल के ज़्यादा वोट किया हो। लेकिन ये बात तय है कि ये थोड़ी सी चिंता का विषय है कि वोट का परसेंटेज घटा है। अब घटा है, किसको फ़ायदा किसको मुनाफा होगा तो बात की बात है, वो तो 4 जून के बाद पता चलेगा। अब आपको हम एक चीज़ बताते हैं। देखिए, जिन सीटों पर, जितनी सीटों पर अभी चुनाव हुआ है, उसमें आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी और अदर्स को कितनी सीटें मिली। ये 4 चरण के चुनाव में सबसे ज़्यादा, चौथे चरण के चुनाव में सबसे ज़्यादा चुनौती किसको थी? भारतीय जनता पार्टी को। उसका कारण है उनको मिली हुई सीटें जितनी थी, 42 सीट मिली थी, और इस 42 सीटों में आप देखिएगा कि उसको बचाने की भी चुनौती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप तेलंगाना वगैरह में जाइए और ये जो है आंध्रा में जाइए, तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में नहीं मिली थी। लेकिन हो सकता है इस चुनाव में उनका टीडीपी से गठबंधन है तो सीटें बढ़ भी सकती हैं या उनके गठबंधन को सीटें मिल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और खड़ा होता है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जैसे तेलंगाना की बात की जाए, कांग्रेस को सीटें कम मिली थी और टीआरएस को ज़्यादा मिली थी, लेकिन फ़िलहाल आज की डेट में तेलंगाना में सरकार है और वहाँ पर हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ फ़ायदा हो। तो अभी हमें ये देखना है कि चौथे चरण के चुनाव में किन दलों को कितना फ़ायदा। अब आपने ये सवाल हमसे किया कि कोई 400 पार की बात कर रहा है, कोई 180 पर रोकने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री जी भी बोले कि जो है कांग्रेस 40 सीटों पर भी सिमट जाएगी। ये सब सवाल ऐसे हैं जिसका उत्तर दे पाना बड़ा मुश्किल है अभी। लेकिन फ़िलहाल जो राजनीतिक सिनेरियो है, जो हम देख रहे हैं, और जिस तरह के लोगों की बातें आती हैं, तो उससे ये लगता है कि यहाँ पर 372 में, अगर मान ली 378 में भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें पाएगी तभी हो पाएगा 400 पार का नारा। ये बात तो सच है। तो कहीं एक जगह पर एक आशंका जरूर होती है। अभी हमारे गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया कि रायबरेली जिता दीजिए और पूरे हम 400 पार कर जाएंगे। तो कहीं रायबरेली को ही 400 पार में न गिना जाता हो। तो ये सब बयान है। देखिए, नेता हैं, अपने अपने दावे करते हैं, अपने अपना दम दिखाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कन्विंस करते हैं ताकि वो फील्ड में एक्टिव रहें। अगर जिस दिन ये बोले सारे नेता अपनी हार स्वीकार कर लें तो उनके कार्यकर्ता ही नहीं जाएंगे चुनाव में। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सारे नेता अपने अपने दम से सारे नारे गढ़ते हैं, उन पूरी बातों को रखते हैं, अपने अपने दावे में बताते हैं। अभी देखिए, जैसे राहुल गांधी से मिलिए, अगर उनका कोई बयान आता है तो बोले अभी इस बार जो है एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। अब नहीं बनेगी, अगर ये नहीं बोले तो पता चला उनके कार्यकर्ता कैसे उत्साहित होंगे। तो ये जो रीजन वाइज चुनाव है जो चौथे चरण का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये चरण ये डिसाइड कर रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी बनने जा रही। 162 सीटों में अगर आप देखें, मैक्सिमम सीट किसके पास थी? भारतीय जनता पार्टी के अगले चरणों में। तो अब उसको भी देखना होगा, खास करके उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कि चुनाव की स्थिति ये है कि इन चरणों में ज़्यादातर सीटें आएंगी
जो 5वें 6वें 7वें चरण में, वही हालत बिहार की है। इन हिंदी पट्टी के राज्यों में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना बेहतर परफॉर्म कर पाती है। लेकिन जो दावे हैं, चाहे इनके दावे हों 80 के, उनके दावे हों 40 के, इनके दावे 180 के हों, उनके 400 के, इन दावों में ये जो दावे किए गए हैं, इसमें हमको लगता, राखी जी, हम में से कोई भी नहीं बता पाएगा कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल सही बात है। सज्जाद अहमद जी कुछ कहना चाह रहे थे, काफी देर से, पहले अपनी बात रखिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलिएगा क्योंकि समय की सीमा है। मैं चाहती हूँ एक एक बार सब अपनी बात रख लें। मैं पहले जो सपा की आपकी आवाज नहीं आ रही है, चलिए शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं सज्जाद जी, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुर्तजा जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिएगा, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि बाकी के जो 3 चरण हैं वो कितने महत्वपूर्ण होंगे। 20 सेकंड में प्लीज। ये जो सपा के हमारे भाई हैं, ये कह रहे थे कि को क्या मिला है। मेरे कश्मीर को अमन मिला है, मेरी माँ का बेटा मर नहीं रहा है, मेरी बहन का भाई नहीं मर रहा है, मेरा जो बुजुर्ग है उसका सहारा नहीं छिन रहा है, मेरे गरीब को मकान मिला है, मेरे गरीब को राशन मिली है, मेरा जो गुज्जर भाई है उसको रिजर्वेशन मिली है, मेरा जो पहाड़ी भाई है उसको रिजर्वेशन मिली है, मेरा जो गरीब है उसको मकान मिला है, मेरा जो बेबस इंसान है उसको गोल्डन कार्ड मिला है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी बात, हमारे कश्मीर को अमन मिला है। और ये कांग्रेस और सपा के ऐसे लोग हैं जो कश्मीर को दोबारा लहू लहान करना चाहते हैं और ये दोबारा कश्मीर में खून देखना चाहते हैं। लेकिन 2019 के बाद जो मोदी जी ने कदम उठाया है, कश्मीर का हर जवान, कश्मीर का हर बच्चा, कश्मीर की हर माँ, कश्मीर का हर बेटा मोदी जी को दुआएं दे रहा है और हम इस अमन के लिए हम काम करेंगे। कांग्रेस के मुझे ये सपा के भाई बोल रहे थे कि हमारे जम्मू में एक बच्ची का रैप हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं, इन कांग्रेसियों ने जो मोदी जी इनसे बेहतर मोदी जी भाषण देते हैं भाई। सज्जाद भाई आपसे बेहतर मोदी जी देते हैं, उनको सुनते हैं हम लोग। सपा वाले इन्होंने कांग्रेस के उस कैंडिडेट को मैंडेट दिया यहाँ पे जिन्होंने उस रैप का सपोर्ट किया था। किसकी बात करते हैं? ये चाहते हैं कि मेरा जवान, आर्मी का जवान यहाँ पे शहीद हो जाए, ये चाहते हैं कि मेरा पुलिस का जवान शहीद हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहेंगे। हम इनकी तरह हुर्रियत के साथ बैठ के बिरयानी नहीं खाएंगे, हम इनकी तरह हुर्रियत को वीजा नहीं देंगे, हम जमात इस्लामिया को खड़ा नहीं करेंगे। आज आप देखिए जमात इस्लामिया आज वोट कर रही है और ये 2019 के बाद जो यहाँ पे एक कदम उठाया गया है, मैं सराहना करना चाहूंगा मोदी जी का, मैं सराहना करना चाहूंगा। सज्जाद अहमद जी, बाकी पूरे देश में अमन चैन नहीं है क्या कहीं और? कांग्रेस वाले इन्होंने तो सज्जाद जी, 87 में जो पूरे देश में अमन चैन नहीं है क्या कहीं और? छोटे बच्चों को किया है इन्होंने, हमारे बहनों के भाइयों को यहाँ पे मरवाया है। अरे सर सुनिए भी, बोलते ही चले जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम लग रहा है कि एकदम रख लिया, यही बोलना है। पीछे कौन है और ये किसकी बात करते हैं? इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पे तो इंडिया तो खुद आपस में लड़ रहे हैं, पीडीपी और एनसी आपस में लड़ रही है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात बोलेंगे कांग्रेस वाले? क्या बात? चलिए ठीक है, आप मेरी नहीं सुन रहे सर, ठीक है, मैं भी उससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी। आप मेरी नहीं सुन रहे, मैं नहीं सुन पाऊंगी। और भी मेहमान प्लीज कतार में रुक जाइए। मुर्तजा जी बोलिए। यस, 1 मिनट। अरे सर कुछ नहीं पूछना, वो एकदम रट के बैठे हैं। सरकारें चलाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समय समय पे। हाँ मुर्तजा जी बोलिए सर। मेरा जवान 8:30 बजे, सज्जाद जी प्लीज। 10 बजे वापस आता है। मेरे श्रीनगर की दुकानें 12:30 बजे तक खुली रहती है। मेरी माँ सर देश के बाकी स्टेट की तो बंद हो जाती है 10 बजे सर, है ना? प्लीज किस दिशा में जा रहे हैं आप? बात कर रहे हैं, मत करिए सर, अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज 1 मिनट। माना कि आप पक्ष रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर से आप जुड़े हैं, पर ऐसा मत करिए कि बाकी जगह कुछ होता ही नहीं है। हम हुर्रियत के साथ बात नहीं करेंगे। प्लीज 1 मिनट में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बाकी लोगों का भी समय है। ऑडियो बंद कर दीजिए इफ पॉसिबल, प्लीज। सज्जाद जी की ऑडियो बंद करिए। मुर्तजा जी बोलिए। पाकिस्तान गए थे, हमारे छोटे बच्चे यहाँ पे मर गए, हमारे छोटे बच्चे अंधे हो गए। आज मेरे जवान को रोजगार मिल रहा है, आज मेरा जवान अमन से जा रहा है। प्लीज आप बोलिए। वो भी इंसान है। आपने जम्मू कश्मीर की सज्जाद जी, अच्छा लग रहा है आपको? शायद मेरी चर्चा में पहली बार जुड़े, अच्छा नहीं लग रहा सर मुझे। प्लीज
मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दूसरे लोगों को बोलने दीजिए ना, आप अकेले बोलेंगे क्या? मजबूर कर रहे हैं सर कि मुझे अपना थोड़ा सा टोन चेंज करना पड़े, आप हद कर रहे हैं सर। रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैंने ये भी किया, मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम है, थोड़ा कोऑपरेट करिए। आप मजबूर कर रहे हैं मुझे, रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। सुन लिया मैंने आपको। मुर्तजा जी प्लीज कंप्लीट कीजिए जल्दी से। आज जो है देश एक आशा की किरण के तौर पे इंडिया ब्लॉक को देख रहा है, और आप देखेंगे 4 फेज भी बहुत फेवर में गए हुए हैं, और आने वाले उसमें भी फेवर में रहे। इनको चुप कराइएगा प्लीज, इनको चुप कराइएगा। सर थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, वो एक साथ ही ऑडियो आएगा आपका। आप बताइए, आज जम्मू एंड कश्मीर के खाली 1 सीट लेके आ रही है बीजेपी, इससे आगे नहीं लेके आए। अरे कैसे ही बात करते हैं। हाँ, कश्मीर के लोग बात दिख रहे हैं, देश के लोग तो साथ छोड़ चुके हैं। वो लोग नहीं है जो हुर्रियत के देश जो है साथ छोड़ चुका है मोदी जी का, बीजेपी का। आपके साथ खाएंगे जो यासीन युवा साथ छोड़ चुके हैं मोदी जी का, जो शबीर शाह साथ छोड़ चुकी है मोदी जी का, बीजेपी का साथ पूरा देश छोड़ चुका है। अमन चाहते हैं, कश्मीर में अमन चाहते हैं, और मोदी जी को सराहना करना चाहेंगे। जिस तरह मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी की हर कोई सीट यहाँ पे हो रही है। सर बढ़िया। सर महंगाई, 1 मिनट मुर्तजा जी रुकिए, बहुत ज्यादा ही हो रहा है, अब इनको रुकिए थोड़ा सा, ये ऐसे नहीं मानेंगे। अरे महंगाई और भ्रष्टाचार पे बोल दीजिए, कहाँ गए मुद्दे, कहाँ गए मुद्दे? सज्जाद जी कहाँ है देश के मुद्दे? मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं आप, मोदी जी मुद्दा है क्या? सज्जाद जी, मोदी जी को बाय बाय मोदी जी हो रहे हैं, देखेंगे ये समाप्त हो रहे हैं। फायदा ले रहा है, मेरी बहन फायदा ले रही है, मेरी बच्ची फायदा ले रही है। हाँ, बहन के मंगलसूत्र पर सवाल उठाते तब बोलती बंद रहती है आप लोगों की, तब बोलती बंद होती है, संदेश खाली पे बोलती बंद होती है। 2-2 हजार रुपए बांट रहे हैं, फालतू की बात मत कीजिए प्लीज। हम तो अमन चाहते हैं। मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको, मैं बहुत देर से। सर नहीं तो आप कितने काम चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेगी और बोलती रहेगी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं आपसे इतनी बार। यश जी अपनी बात रखिएगा प्लीज, समय की सीमा है, थोड़ा सा जल्दी से क्योंकि समय हो गया है। देखिए, जनता ने विश्वास किया है इंडिया गठबंधन के ऊपर, और बेहतर चुनाव हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने कहा, अधिकांश हो चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा, ये 4था चरण जो है ये भारतीय जनता पार्टी का बैलेंस बिगाड़ेगा, और बैलेंस बिगड़ चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, प्रवक्ता, आप इनकी भाषा देख लीजिए, घबराए हुए हैं ये, और उसी घबराहट में ये जो मर्जी बोले जा रहे हैं। धरातल पे जनता में त्राहिमाम मचा है। जब आदमी पेट्रोल डलाने जाता है अपनी गाड़ी में तो वो अपने आप को असहज महसूस करता है। जब वो किराए की गाड़ी पे जाता है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे, तब भी महंगे किराए से प्रताड़ित होता है, किराने से प्रताड़ित होता है, बच्चों की स्कूल फीस से, महंगे इलाज से। सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, और जितनी शासकीय व्यवस्था। बहुत अच्छा लग रहा है आपको जोड़ के, मतलब क्या मिसाल पेश कर रहे हैं आप इस चर्चा में आज। वाह सर। फरीद जी। जी हाँ, यस जी, थोड़ा सा समय दे पाएंगे प्लीज, क्योंकि बाकी लोग बोल नहीं पाएंगे। दिखा रहे हैं और उनको एक स्क्रिप्ट लिख के दे दी कि 4 लाइन की, उसी पे बोलो। पहले वाले चांस में उन्होंने वही बोला, बाद में ये बोला। अरे इतना तो सब बनिए कि कम से कम कुछ लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, लोगों को बोलने का मौका दीजिए। आपके मोदी जी ने काम किया है, कश्मीर में काम किया, आप जिता के भेजिए। आपको मणिपुर के लोग याद नहीं आते हैं, आपको अपनी खुशियां अच्छी लगती हैं। मणिपुर के भाई बहन लोग आपके हिंदुस्तानी भाई लोग नहीं है। अरे जनाब, जब आप तो चाहते हैं मेरा जवान मरे, आप कश्मीरी जवान को मरवाना चाहते हैं, आप कश्मीर में अमन गुजारना चाहते हैं ताकि आपको मजे आए, कांग्रेस में मजे आए। मजे आए क्या बोल रहे हैं आप? शहीद जवानों को मरवा के इंडिया ब्लॉक को मजा आएगा क्या? बेतुकी बातें करते हैं सर आप। सज्जाद जी, सॉरी टू से यू, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सा देशवासी ऐसा चाहेगा जो शहीदों के शहीद होने पे मजे लेगा? प्लीज, क्या बात करते हो भाई, क्या बात करते हो आप? मेरा जवान अब नहीं मरेगा। राखी जी, मेरा सीधा सा एक सवाल, पता नहीं आपने शायद ऐसा ही कुछ बोला जो मैंने सुना है। आई ऑब्जेक्ट, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी। रवि अरोड़ा से अपनी बात रखिएगा। फरीद जी सॉरी प्लीज, ये बहुत इंटरप्ट कर रहे हैं और टेक्निकली इनकी ऑडियो भी बंद नहीं हो रही है। आपको रवि जी, आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। राखी जी, इनसे केवल ये पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन है जम्मू कश्मीर से?
ये सब कुछ बोल रहे हैं लेकिन प्रत्याशी नहीं बता रहे हैं। नहीं, कोई नहीं चुनाव लड़ नहीं रहे, बेगानी शादी में मियां सज्जाद भाई अब्दुल्ला दीवाना घूम रहे हैं, चुनाव तो लड़ो भैया। आपको कुछ नहीं मालूम। मोदी जी ने अच्छा किया, प्रत्याशी चलिए रवि जी को बोलने दीजिएगा प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से भी, ऑडियो फाइनली उनका बंद हुआ। रवि जी अपनी बात रखिएगा थोड़ा जल्दी से सर प्लीज। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से मोदी जी इस समय पे कहीं ना कहीं देश के सामने एक ऐसा चेहरा है कि उनके सामने विपक्ष के पास फिलहाल कोई चेहरा नहीं है। अब बात करें जब कांग्रेस की मणिशंकर अय्यर का भी बयान आया था कि हमें पाकिस्तान से जिस प्रकार से डर के चलना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको मिसाइल हमला कर सकता है कोई, अगर वहां पागल आ जाते हैं, तो ऐसे शब्दों के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस ने नुकसान दिया। सपा की बात करते हैं तो सपा ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो पिछले योगी सरकार से पहले जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश दंगे हुआ करते थे, वो काफी रोक लगी है उसके। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ का चेहरा बड़ा उभर के निकला। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के अंदर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो टीएमसी कैडर है, जो पहले सीपीएम का हुआ करता है, वहां पे क्लब कैडर सिस्टम चलता है। मतलब पुलिस के पास इतनी पावर नहीं होती जितनी क्लब कैडर के पास होती है, और वही कैडर पूरा ग्राउंड जीरो पे रियलिटी पे काम करता है। और आज वही कैडर बीजेपी के पास आ रहा है, मतलब घूम फिर के वही जो सीपीएम वाला कैडर था घूम फिर के बीजेपी के पास आ रहा है। वो कुल मिला के जो खेल चल रहा है उसी कैडर का चल रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी और बीजेपी के अंदर फाइट बनी हुई है। ठीक है रवि जी, मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत सारा समय तो सिर्फ नोक-झोंक में गया। खैर ठीक है, देखते हैं आने वाले चरणों में क्या होता है। ये 86 सीटों का जो रण है, क्या समीकरण बदलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि 378 सीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। 167 का आंकड़ा जो बचा है वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होगा। और ये भी देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास यदि सीटें ज्यादा थी तो इस बार जो इंडिया गठबंधन है वो कितने पे सेंध लगाता है। निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।